क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था। अंग्रेजों की जो व्यवस्थाएं थी वो कैसे कैसे थी। भू राजस्व व्यवस्था है ना, राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो ये भू राजस्व व्यवस्था जो है क्या ना, कि ये अंग्रेजों ने एक ऐसी व्यवस्था की थी जिसको कहते हैं ना कब्र खोदना, है ना, वो इसी इसी तरह से। सर आवाज नहीं आ रही आपकी दवाई। ये कहते हैं कब्र खोदना, है ना। शुरुआत इसका इसी से होता है और अंत का भी एक कारण बनता है। पता है आपको, आप सबको? 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू किया। कौन कौन सी? स्थायी बंदोबस्त, अस्थायी, इस्तेमारी किसको कहते थे? हाँ, बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। इसको इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं, इस्तेमारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं। इसको समझ लीजिए, है ना, इसको समझ लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। यूपीएससी में जो है कि ये फेवरेट टॉपिक होते हैं इसका, क्या कहते हैं, यूपीएससी का, है ना। जब हम लोग यूपीएससी में थे तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस समय के कोचिंग वाले समझा रहे थे लोगों को, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो वो जो है कि इसको समझने की जरूरत है। पूरा अब तो है कि आपने याद कीजिए, जब जहां से मैंने छोड़ा था आपको टॉपिक को, है ना, वहीं से मैं शुरू करता हूँ। आपने देखा था कि प्लासी की युद्ध समाप्त हो गई, बक्सर की युद्ध समाप्त हो गई, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू हो गया। द्वैत शासन प्रणाली में है कि आपने देखा था कि ये सर्वे सर्वा कौन है, सर्वे सर्वा कौन था, कंपनी हो गई, है ना, अंग्रेजी कंपनी। हाँ। दीवानी और फौजदारी दोनों दोनों मामले किसके हाथों में चले गए? अंग्रेजों के हाथों में। हाँ, कुछ बोलना चाह रही हैं रुपी? नहीं सब वो यहाँ ओके, तो दोनों 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 व्यवस्थाएं, दोनों चीजें चली गई वहां पे, है ना, दीवानी और फौजदारी दोनों मामले। अब सीधी सी फौजदारी में पुलिस प्रशासन आता था, है ना, और दीवानी में जो है कि सिविल मामले आते थे, वो दोनों चली गई। लेकिन है कि उसने किया क्या कि चूंकि अनुभव नहीं था, है ना, इस अंग्रेजों के पास, अब वो सीधी सी बात है कि उसके दिमाग में आया कि अब शासन व्यवस्था चले तो कैसे चले, है ना, उसका रूप क्या हो, उसका प्रारूप क्या हो, है ना, क्या क्या है कि शासन व्यवस्था कि स्वयं करना चाहिए, है ना, क्या शासन स्वयं करना चाहिए या है कि मध्यस्थों के माध्यम से। अगर स्वयं करना चाहिए तो उसका उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, और मध्यस्थ करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ये आकलन जो है कि अंग्रेजों ने किया, और है कि अंततः फैसला किया कि स्टार्टिंग में जो है कि सारी चीजें किसके हाथों में दे देते हैं, किसके हाथों में, भारतीयों के हाथों में ही रहने देते हैं, है ना, भारतीयों के हाथों में रहने देते हैं। और सीधी सी बात कि भारतीयों के हाथों में रख करके जो है कि अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी चाल चली, है ना। वो चाल क्या थी कि अगर डायरेक्ट अंग्रेज जो है शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लेते, तो रिवोल्ट का डर था, विद्रोह का था ना। अब ये है कि अंग्रेज अगर डायरेक्ट अपने अंडर में शासन व्यवस्था लेते, तो वहां पे अंग्रेजी सिस्टम लागू हो जाते पूरी के पूरी, पुराने सिस्टम एकाएक हटा दिए जाते। ठीक है, तो एकाएक हटा दिए जाते पुराने सिस्टम, पुरानी शासन व्यवस्था, तो क्या होती, जनता में जो है कि असहमति बनती, और है वो कहीं ना कहीं जो है विद्रोह होता, तो अंग्रेजों के खिलाफ होता डायरेक्ट, है ना।
तो और जनता को ये भी पता हो जाता कि ये हमारा तो सत्ता अब तो चला गया है ना। तो ये जो है कि अंग्रेज जो गैर हैं और इनके खिलाफ जो है विद्रोह की संभावना थी। आपने देखा कि छोटे छोटे विद्रोह है कि अक्सर हुआ करते थे, जब कभी जमींदारों के द्वारा, कभी आदिवासियों के द्वारा। चलिए छोड़िए इस बातों को, है ना। ये व्यवस्था जो है कि इसमें है कि जब अंग्रेज आप पे काबिज हुए तो आपने देखा था के एम मुंशी ने क्या कहा था, क्या कहा था? लूट का काल कहता सर। हाँ, डाकुओं का राज कहा था, है ना, डाकुओं का राज। अब यहाँ पे देखिए ये कोई अंकुश लगाने वाला था नहीं। ये सर्वे सर्वा कौन है? अंग्रेज है। लूट तो इस समय जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, उन्होंने क्या किया कि 1765 से लेकर के 1772 तक के जो है ना, वो जम करके लूटा, है ना, जम करके लूटा। चुके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और न रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना अकाउंटेबिलिटी हो, तो ऐसे में जनता की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं, है ना। जनता की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे है कि अकाउंटेबिलिटी तय किया जाए तो किसके साथ किया जाए, कैसे किया जाए, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किया जाए तो किसके साथ किया जाए, कैसे किया जाए। इस पे जो है कि अंग्रेज जो है ये मंथन कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या कि सबसे पहले जो है कि इसने कहा कि चलो जो आमूलचूल परिवर्तन है वो कहाँ से लाते हैं। तो आमूलचूल परिवर्तन जो है कि हमें लाना होगा कहाँ से? भूमि राजस्व से, ठीक है, भूमि राजस्व से। क्योंकि भूमि राजस्व में जो है कि डायरेक्ट ये क्या कहते हैं, जुड़ा हुआ जो मामले हैं वो किससे जुड़ा हुआ है? किसानों से। और भारत जो है कि यहाँ क्या है, किसानों का देश है कि नहीं है? अभी अभी भी देखेंगे आप, है कि 150 200 साल बाद भी देख रहे हैं, जनसंख्या बढ़ी है ना, लेकिन अभी भी निर्भरता हमारी गई है नहीं गई है? अभी भी ये है कि हम कहाँ पे आधारित है? निर्भरता है सर अभी खेती पे। अभी भी निर्भरता है। अगर है कि ग्रामीण भारत को हटा लिया जाए तो शहरी भारत भूखे मर जाएगा, और कितना अनाज खरीद के लाएगा, है ना। हम अनाज उत्पादन में भी अभी भी आत्मनिर्भर हैं। छोड़िए छोड़िए इन बातों को, है ना, हम लोग बात करते हैं। तो इसने तय किया कि जो है कि भू राजस्व व्यवस्था में जो है कि भू राजस्व व्यवस्था पुरानी व्यवस्था को ही बनाए रखा जाए, है ना, कोई नई व्यवस्था लागू नहीं की जाए, है ना। तो ये जो अस्थाई बंदोबस्त है, जिम्मेदारी व्यवस्था है या इस्तेमारी व्यवस्था है ना, ये कोई नई पत्ती नहीं है। ये जो है कि पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी, है ना, उसी व्यवस्था को क्या किया, कंटिन्यू ये जारी रखा। मेरी बात समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ सर। आ रही है सर। हाँ, इजी लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब आ देखिए, रहा है सर। हाँ, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अब व्यवस्था लागू किया जाए तो पूरे भारत में कौन सी व्यवस्था हो जिसको सभी स्वीकार कर लें? क्या सारी व्यवस्थाएं एक ही व्यवस्था है अगर सभी जगह लागू कर दिया जाता तो क्या यह स्वीकार होता? होता क्या? नहीं होता। अगर है कि महलबाड़ी व्यवस्था जो है आपको उत्तर भारत में लागू कर दिया जाता, जमींदारी व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू कर दिया जाता, संभव था? नहीं था। तो अंग्रेजों ने जो है कि देखा क्या कि कौन सा क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था लागू थी, है ना, उन व्यवस्थाओं को जो है कि ये उसी क्षेत्र में वैसे ही लागू करने की कोशिश किया। इसमें बहुत ज्यादा जो है कि परिवर्तन नहीं किया, है ना। परिवर्तन क्या किया उसको हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अब है कि चलिए अस्थाई बंदोबस्त में थोड़ा सा सुन लीजिए किस्सा कहानी। अच्छा लग रहा है किस्सा कहानी? नहीं, कॉन्सेप्ट बन रहे हैं नहीं बन रहे? हाँ सर। अब जी देखिए, सर। ये जी सर। अस्थाई बंदोबस्त में जो है कि अस्थाई बंदोबस्त किया जाए तो किसके साथ किया जाए, है ना, किसके साथ किया जाए और कैसे किया जाए,
है ना। क्या किसानों के साथ किया जाए, क्या जमींदारों के साथ किया जाए, किसके साथ किया जाए। इसका इस ये जो अस्थायी बंदोबस्ती में जो है कि जमीन का मालिक हो तो कौन हो, है ना। क्या क्या अंग्रेज स्वयं जमीन को हथिया लें, स्वयं हथिया लें, क्या क्या करें आखिर जो है कि किस ये भू राजस्व व्यवस्था जो है अस्थायी रूप से जो चले, है ना। तो यहाँ पे है कि आप देखेंगे कि ये बिहार बंगाल जो है वाले क्षेत्र में जो है आपका अस्थायी बंदोबस्त की बात की जाती है ना। अवध वाले क्षेत्र में जो है कि आपका रैयतवाड़ी की बात की जाती है, और दक्षिण भारत वाले कमोवेश जो है आपका क्या कहते हैं महलवाड़ी की बात की जाती है। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो है आप देखते हैं, या अवध वाले में महलवाड़ी, रैयतवाड़ी जो है वो कहाँ, दक्षिण वाले भाग में। तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं जो शुरू होती है ना, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं शुरू होती है वो व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं को जो है कि किसके साथ शुरू किया जाए, किसके साथ नहीं शुरू किया जाए। तो ये जो है कि आपस में मिल बैठ करके ये बातचीत करते हैं, और है कि जितने भी वहाँ के जो अंग्रेज के जो ये क्या कहते हैं विशेषज्ञ थे, उन सभी से जो है कि राय मशवरा किया जाता है, और अंततः इन लोग फैसला करते हैं कि ये जो भू राजस्व व्यवस्था जो है वो जो है भारतीयों पे ही छोड़ दिया जाए, है ना। किस तरह से भू राजस्व व्यवस्था चलेगा, इसका फैसला जो है कौन करेंगे, भारतीय ही करेंगे, भारतीय ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें है कि उन्होंने 3 व्यवस्थाओं को जो है की बात की, और इन व्यवस्थाओं को जो है कि हम लोग देखेंगे। तो लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। क्या कहते हैं सबसे ये ऐसा लिखाया था, कुछ प्रभाव वगैरह लिखाया था क्या आप लोगों को, लास्ट लाइन क्या लिखवाया था। लास्ट लाइन क्या लिखे थे आपने, जो पहले क्लास लिखवाया करवाया था उसमें क्या लिखा था। लास्ट लाइन था सर, अतः पूंजी को भारत में निवेश करना आवश्यक हो गया था। चलिए ठीक है, पूंजी को निवेश कर दिया आपने। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये अंग्रेजों का ब्रिटिश या ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, है ना, आर्थिक प्रभाव। इसके बाद है कि हम बाकी चीजों पे आ जाते हैं, एक एक पॉइंट करके लिख लीजिए। आर्थिक प्रभाव लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए। सर ये अपने अंग्रेज का आर्थिक प्रभाव जो है वो अस्थाई बंदोबस्ती में लिखा रहा है। नहीं नहीं, पहले थोड़ा उससे पहले एक बैकग्राउंड लिखवा देते हैं, उसके बाद ओके हम उस पे आएंगे। लिख लीजिए। औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था किस पे आधारित थी, कृषि पे आधारित थी, कृषि पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ के परंपरागत कृषि को नष्ट कर दिया, और अपने फायदे के लिए भू राजस्व निर्धारण और संग्रह के नए नए तरीके लागू किए, नए तरीके लागू किए। हिस्ट्री वाले कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, एक हमें सर लगभग ऑलमोस्ट हिस्ट्री वाले हैं, है ना। लगता है 10-15 लोग हैं। चलिए, तो सर थोड़ा हो जाएगा ना महीने में। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए।
नहीं ओके होगा सर, तो थैंक यू। दिन भर बैठा बैठा के पढ़ाऊंगा। थैंक यू सर। हाँ, नहीं होगा तो दिन भर बैठा बैठा के पढ़ाएंगे, करेंगे क्या? सब टाइम मॉडर्न में ही लगता है, एंशियंट में डालो तो तुरंत खींच जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण मॉडर्न ही है ना, सारी कहानी तो मॉडर्न से ही शुरू होती है। और वर्ल्ड से जो आएगा सर, साम्राज्यवाद, देशभक्ति, अभी कहानी फासिज्म। अभी कहानी सुना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बन रहा है। यस सर। वहां भी कहानी सुनाएंगे, कॉन्सेप्ट बनेगा। वहां वहां मैप के थ्रू समझा देंगे, है ना। ठीक है सर। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे भू राजस्व की। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट, पलासी युद्ध के बाद बंगाल की दीवानी बंगाल की दीवानी बंगाल की दीवानी बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद कंपनी 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 के गवर्नर जनरल कौन? कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में 1772 में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम या इस्तेमारी सिस्टम या अस्थाई बंदोबस्त, है ना। पहले इजारेदारी लिख लीजिए। इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत भू राजस्व वसूलने के लिए की। नेक्स्ट लिख लीजिए। इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी किसी क्षेत्र या जिले के भू राजस्व में राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे सौंपता था जो सबसे अधिक बोली लगा सके। बोली लगाना समझते हैं ना, नीलामी। चलिए, लॉर्ड क्लाइव के समय में भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था। इस साल कौन वसूलेगा और उस साल अगले साल कौन वसूलेगा। सर एक बार फिर से बोलिएगा। फिर से बोलूं, अच्छा लगा। लॉर्ड क्लाइव नहीं, तो छूट गया। लिख लो। लॉर्ड क्लाइव के समय भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था जिसे हेस्टिंग ने बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। 5 वर्ष कर दिया 5 वर्ष कर दिया 5 वर्ष कर दिया 5 वर्ष कर दिया। नेक्स्ट लिखिए। फार्मिंग सिस्टम यानी इजारेदारी का भूमि की लगान वसूलने हेतु ठेके पर दिए जाने की प्रथा का कालांतर में बंगाल पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे किसानों का शोषण बढ़ा और किसान भूखमरी पर पहुंच गए। नेक्स्ट पॉइंट,
गवर्नर जनरल, ये जो है आपके मेंस का भी फेवरेट टॉपिक है। गवर्नर जनरल, आता ही आता है सर हाँ आर्थिक से। हाँ एक क्वेश्चन आता ही होता है। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के समय एक 10 साल बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे 1793 में 1793 में अस्थाई बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रचलित भूमि बंदोबस्त किसके साथ? जमींदारों के साथ किया गया, जिन्हें अपनी जमींदारी वाले भू क्षेत्र का पूर्ण स्वामी मान लिया गया। पूर्ण स्वामी मान लिया गया। ठीक है, अब थोड़ी सी कहानी और कहते हैं, है ना। देखिए अभी जो है कि अंग्रेज क्या है, नया नया है, कोई अनुभव है या नहीं है इसके पास शासन चलाने का? नहीं है सर, ये तो नहीं, व्यापारी है ना। ये क्या है, एक व्यापारी कंपनी है ना। वो कहते हैं ना ये क्या कहते हैं, नौसिखिया, है ना। तो नौसिखिया जो है कि अगर शासन चलाता तो क्या होता, शासन संभालने से, सत्ता संभालने से पहले ही उसे उसकी सत्ता चली जाती। तो इसने एक ढाल के रूप में जो है बात की कि जब भू राजस्व कौन वसूलेगा, क्योंकि ये भू राजस्व में आय का मुख्य साधन था। ठीक है, तो इसमें ये रिस्क लेना नहीं चाहता था। लेकिन जब यहाँ पे है कि बंगाल में जो जब द्वैत शासन जो लागू किया, है ना, आपने देखा कि क्या कि 1765 से 72 तक के, है ना। तो इस काल में जो है कि इसकी बहुत ही बदनामी हुई, है ना, बहुत ही बदनामी हुई। लॉर्ड क्लाइव पे भी क्या चले, मुकदमे चले, नहीं चले? लॉर्ड क्लाइव पे भी मुकदमे चले, इससे वापस होना पड़ा। ठीक है, तो इस समय जो है कि आपने देखा था कहाँ की ये इनको सबसे पहले दीवानी मिली थी, मिदनापुर, चटगांव और बर्दमान। ठीक है, इसे मिला था। बक्सर युद्ध के बाद जो है कि 1765 के बाद जो इलाहाबाद की संधि और ये क्या कहते हैं शाह, ये यहाँ पे है कि एक दो इलाहाबाद की संधि थी ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दोनों प्राप्त हो गए थे। इसके बाद है कि अपने यहाँ पे इन क्षेत्रों में आपने देखा कि द्वैत शासन लागू किया। अब 1765 से 72 तक जो है ये द्वैत शासन लगातार चलते रहता है। इस शासन काल में हुआ क्या कि अंग्रेज अधिकारी जो है अपने मनमानी करते हैं और बंगाल को बुरी तरह से लूटा, है ना, बुरी तरह से लूटा। अब यहाँ पे जो है कि हुआ क्या कि इस समय जो है कि हर साल, है ना, ठेके पे दे दिए जाते थे। ठेका समझते हैं ना? ठेका मतलब जो ज्यादा बोली लगाएगा भू राजस्व अगले साल वही वसूलेगा। अब मान लीजिए कि रुपी है ना, तो रुपी जो है अगर इन्हें आरा का भू राजस्व वसूलने के लिए दे दिया जाए, अगर रुपी जो है कि 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया लगा करके ठेकेदारी जीत जाती है, तो क्या लगता है रुपी जो है कि वहां पे कहेगी कि नहीं, हम तो बिल्कुल साधु संत हैं, ऐसा कहेगी क्या? ये नहीं सर, 5 का 10 वसूलेंगे। 5 तो सबसे पहले तो 5 वसूलेंगे ही वसूलेंगे। एक्स्ट्रा और 5 चाहिए सर। 5 तो वसूलेंगे ही। 5 तो आप वसूलेंगे क्योंकि 5 आपने पूंजी लगाए हैं। अब जो है कि ये कह रहे हैं क्या कि अगले साल भी हमें खरीदना है, तो 5 करोड़ और आ जाए, है ना, 5 करोड़ और आ जाए। अब 5 करोड़ कहेगी कि अच्छा 5 करोड़ तो ये अगले साल के लिए है, अब बेनिफिट भी तो दिखनी चाहिए मुझे, है ना।
ये तो 5 करोड़ का व्यवस्था कर लिया कि अगले साल हम ये बोली लगाएंगे उसका। अब 5 करोड़ रुपए जो हो गया हमारा जो है लगा हुआ था पूंजी उसका। अब जो है कि हम अब उसके आगे अगर ना जीत पाए तो क्या होगा? तो भविष्य भी देखनी है यूपी को, तो करेगी 5-10 करोड़ रुपया और कमा लो, है ना। तो ये जो भूख है ना, ये कौन सी भूख है? लूटो इंडिया की नहीं, ये लूटो इंडिया वाली बात हो गई ना। अब साथ ही साथ है कि अंग्रेज इनको 5 करोड़ में आरा का जिम्मेदारी दिया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पे है कि 5 करोड़ रुपए निकल ही जाए, 5 करोड़ भू राजस्व आ ही जाए। वो तो एक अनुमान के तौर पे दिया ना। तो अनुमान के तौर पे क्या होता है, ये लगान जो है ज्यादा ही दिए जाते हैं, बढ़ा करके दिए जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई छेदी महतो, दुखन महतो है या भोला राम होगा, है ना। और ये जो अपने खेतों में खेती जब कर रहा होगा नेचुरल तरीके से, जब टैक्स जो है मुगलों के समय जो दिए जाते थे, है ना, तो उस टैक्स और इनके रुपये के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो इन रुपये से वसूले जा रहे हैं भू राजस्व, तो ये भू राजस्व में अंतर होगा कि सेम ही होगा? ये तो मुनाफे पे हो गई ना, प्राइवेट कंपनियां की तरह काम कर रही है। अब है कि मान लीजिए कि भोलाराम दुखी महतो या छेदी महतो होगा, तो ये छेदी महतो जो है कि अपनी खेती पे काम करेगा, तो लगान पहले अगर मान लीजिए कि 1 रुपया देता होगा, तो रुपी के आने के बाद जो है कि उसके लगान कितना हो जाएगा, कितने टाइम बढ़ेगा? 5 टाइम रख लेते हैं, 10 टाइम रख लेते हैं। अगर 10 टाइम बढ़ता है तो 10 रुपया। अब सोचिए कि 1 रुपया अगर लगान, मैं इस समय की उस समय की लगान की बात कर रहा हूँ, है ना, तो 1 रुपया का क्या इंपॉर्टेंस होता होगा, है ना। एक रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, है ना, 100 पैसे। और आज के उस समय के 100 पैसे और इस समय के कितने 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 हजार रख दूं? लाख रुपए आराम से। उससे ज्यादा होगा सर। उससे ज्यादा ही होगा, उससे ज्यादा ही होगा, है ना। क्योंकि उस समय 2 रुपया 3 रुपया इनकम होता था सालाना, है ना। और ये 1 पैसा 2 पैसा का जो है, 4 पैसा का जो एक बोरा अनाज आ जाते थे, उससे ज्यादा आ जाते थे, है ना। ये तो ये जो है आप सिस्टम देखते हैं तो क्या होता है, ये ठेकेदारी प्रथा में जो होगी, जनता का या गरीब किसानों का क्या होगा, भलाई होगा, शोषण होगा? शोषण होगा। शोषण, ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पे है कि आप देखेंगे क्या कि 1771 में आप लोगों को जब है कि हमने पढ़ाया होगा बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल में हमने बात किया था कि मुर्शिदाबाद और पटना में जो है रेवेन्यू काउंसिल की स्थापना की गई थी 1771 में। याद है आप लोगों को? ये जब पढ़ा रहा हूँ बिहार स्पेशल, तो यहाँ पे है कि इसी वर्ष जो है कंट्रोलिंग कमेटी की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? पटना और मुर्शिदाबाद दोनों में, है ना। मुर्शिदाबाद कहाँ है? बंगाल में, और पटना बिहार में। तो ये 2 प्रांत थे, दोनों संयुक्त प्रांत थे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि जो अंग्रेज थे, है ना, ये जो भू राजस्व लगाते थे, है ना, भू राजस्व किसके माध्यम से लगाते थे? भारतीयों के माध्यम से। भारतीय क्या करते थे? भू राजस्व की नीलामी खरीद लेता था हर साल, कि इस क्षेत्र का भू राजस्व हम वसूलेंगे। अब ये जो है कि ये किसके लिए? अपने लिए भी कमाई कर रहे हैं, है ना, अपनी पूंजी भी वापस कर रहे हैं, अंग्रेजों को भी टैक्स वसूल के दे रहे हैं। तो इस समय क्या होगा? रुपये पे कोई कंट्रोल होगा? मान लीजिए कि रुपये उस समय के जमींदार हैं, तो रुपये पे कोई कंट्रोल होगा? नहीं है ना। जितना चाहे उतना वसूल के रख लो, जितना चाहे उतना अंग्रेज को दे दो। हालांकि अंग्रेज एक फिक्स रकम ही लेगी, उससे कम तो लेगी नहीं। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है कि हालात जो है दिन पर दिन ये क्या कहते हैं, किसानों के अच्छे होंगे बुरे होंगे?
72 होंगे सर, हाँ 72 हो जाएंगे। 72 होते जाएंगे, बद से बदतर होते जाएंगे। अब स्थिति बद से बदतर होते जाएंगे तो जनता क्या करेगी? विद्रोह कर सर। विद्रोह करेगी। इस समय जो है कि आप याद कीजिए सन्यासी विद्रोह, बंगाल में अकाल, ऐसा सुना है? जी सर 1776। हाँ, दिन 1765 से 1800 दीनबंधु मित्र का नाम सुना है? नील दर्पण। बंद दर्शन। नील दर्पण, नील विद्रोह इस समय सुना है? हाँ जी सर बंगाल के क्षेत्र। 1755 ये 1760 से जो है 70 के आसपास जो है लगभग 10 सालों तक वो लगातार क्या होते रहा, चलते रहा। लगातार ये चलते रहा तो क्या होगा, स्थिति क्या होगी? स्थिति अनियंत्रित होगी सर। स्थितियां नियंत्रित हो जाएगी। अब ये सिचुएशन से बचने के लिए देखिए कि क्या करता है। अब यहाँ पे ये अंग्रेज डायलेमा में थे कि भूमि का क्या ये व्यवस्था सही है, इस्तेमारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, हर वर्ष ठेके पे देना सही रहेगा, या फिर है कि एक ही जमीन किसी को एक को अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, वो लगातार वसूले जमींदारी। तो ये एक सोचनीय मामला था। चलिए आगे आगे समझते हैं इसको। इसी समय जो है कि आप देखेंगे क्या कि ये 5 साल तो एक 1 ईयर का रहा, है ना। फिर उसके बाद जब वारेन हेस्टिंग्स बनकर आता है तो 1 साल से वो 2 साल की ठेका की बात करता है। 2 साल से ये 4 साल की 5 साल की ठेका की बात करेगा, है ना। 5 साल से 10 साल की ठेके की बात करेगा, है ना। और ये कॉर्नवालिस आएगा तो इसको कहेगा कि बहुत हो गया, आप क्या करो, परमानेंट कर दो, है ना, परमानेंट कर दो। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है इसका बेस है, किसका? अस्थाई बंदोबस्त का। तो सबको समझ में आ गए? नोट करवा दूं? चलिए लिख लीजिए, रैयत बाड़ी, ये क्या कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। लिख लीजिए 1765 से 1772 के बीच, इसकी मैं भी थोड़ा भूमिका लिखवा देते हैं, बीच राजस्व वसूलने की व्यवस्था हर साल ठेके पर दी जाती थी, और अधिकतम बोली लगाने वाले को 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 राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। नेक्स्ट लिख लीजिए 1765 के बाद लगान वसूली में व्यापक भ्रष्टाचार हुए, व्यापक भ्रष्टाचार बढ़े, जिसका उल्लेख फार्मियर अपने रिपोर्ट में करता है। फार्मियर अपने रिपोर्ट में करता है। कौन सर, वर्मियन? फार्मियर 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 अपने रिपोर्ट में, फार्मियर अपने
रिपोर्ट करता है। दिख रहा है, दिख रहा है। लिख लीजिए 1765 से 1770 के बीच सत्रह से 1770 के बीच भू राजस्व की वसूली इतनी कठोरता से की गई कि अकाल वर्ष में भी बंगाल की 1/3 जनता, अकाल वर्ष में बंगाल की 1/3 जनता की मौत के बावजूद भू राजस्व पूरी भू राजस्व वसूली गई, पूरी भू राजस्व वसूली गई। नेक्स्ट लिख लीजिए नेक्स्ट लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए 1772 में ऐसे लिख लीजिए 1772 से पहले भू राजस्व की उच्चतम बोली लगाने वाले लोगों को एक साल के लिए भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। इस दरमियान जनता का अधिकतम शोषण हुआ। जिसके फलस्वरूप कौन कौन से विद्रोह देखते हैं, कौन कौन सी स्थिति देखते हैं इसमें? नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और बंगाल में अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। आगे बढ़ते हैं। सत्रह सौ बहत्तर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की वारेन हेस्टिंग्स इसी समय यही आता है ना, बंगाल का गवर्नर बन करके आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर बनकर आता है और आता है। साथ ही साथ इसने बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की और लगान व्यवस्था कितने साल के लिए? 5 सालों के। और लगान व्यवस्था की पंचसाला बंदोबस्त शुरू हुई। पंचसाला बंदोबस्त मतलब 5 साल के लिए। नेक्स्ट लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। इसमें भी क्या हुआ? उच्चतम बोली लगाने वाले को ही लगान ट्रांसफर किए जाएंगे, इसमें भी शोषण होगा। आगे चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। इस व्यवस्था से दूरवासी जमींदारों का आगमन।
दूरवासी जमींदार का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं हूं, है ना, तो मैं क्या हूं? दूरवासी हूं। अगर मुझे दिल्ली की जमींदारी दी जाएगी, हालांकि अब मैं यहाँ पे तो रह चुका हूँ, तो मैं दिल्ली को बिहार से बेहतर जानता हूँ। सुशील को ले लीजिए, सुशील को है कि भेज दिया जाए दक्षिण भारत। उनको कुछ दक्षिण भारत का समझ है? नहीं है। है समझ? नहीं है। अब सुशील वहां पर जाएंगे, है ना, और 5 करोड़ रुपया दे करके जाएंगे, तो क्या इनका जो कि जनता से लगाव होगा? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। तो जनता जिए या मरे, सुशील को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये तो पहले क्या करेंगे? 5 करोड़ तो हमें देना है, नहीं तो हमारी जमींदारी क्या होगी? चली जाएगी। पहले तो इनको 5 करोड़ किसी भी हाल में देना है। खेत में जो है कि अनाज हो या ना हो, अनाज हो या घास हो, है ना, देना ही पड़ेगा। अब वर्षा हो या ना हो, देना ही पड़ेगा। अब है कि राजस्व वसूली में अभी भी आप लोग देखते होंगे, आपके खेतों पे ये टैक्स लगती है, पता है? नहीं लगती है? जिसको लगती है सर। मालगुजारी हाँ बोलते सर, हैं। लगती है। मालगुजारी अभी भी लगता है, नहीं लगता? सबको पता है आप लोगों को? लगता है लगता है सब। सर। लगता है। जिनके भी खेत होंगे तो है कि लगता होगा, जिनके कम खेत होंगे तो उनको वो तो 200-400, 500, 600 रुपया या 1000 रुपये में निपट लेते होंगे। जिनके लंबे चौड़े खेत होते हैं उनको 5000, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया देना पड़ता है हर साल, है ना, सरकार को। ठीक है। और ये साल भर में 2 बार वसूले जाते हैं, 6-6 महीने करके। अगर इस 6 महीने में नहीं दिए तो अगले 6 महीने में दे दीजिएगा। और यहाँ पे अगले 6 महीने में नहीं दिए सरकार को तो अगले 6 महीने में दे दीजिएगा। लोग 5-5 साल, 10-10 साल, जो है 15-15 साल जो ये क्या कहते हैं, नहीं देते हैं, है ना। तो चलिए, उस समय ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, उस समय कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं था। चलिए, इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस बताएंगे। अब दूरवासी का क्या मतलब है? दूर के कोई जमींदार, मान लीजिए कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ, और है कि वहां पे नीलामी हो जमींदारी का, कहाँ? पटना में, है ना। तो मैं दिल्ली से बैठा बैठा जमींदारी खरीद लूँ, पैसा है, जमींदारी खरीद लूँ। अब वहां पे है कि मैं आशीष को दे दूं, हरिंदर को खड़ा कर दूं, है ना, ये रूपी को खड़ा कर दूं, अंशु को खड़ा कर दूं, ममता को खड़ा कर दूं, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? सिपा सलार हो जाएंगे। ये जो है कि हायर किए हुए हमारे लट्ठाइत समझते हैं ना? हाँ, लट्ठाइत जो क्या करता है, केवल मालिक का सुनता है, बाकी किसी का नहीं सुनता। नहीं सर, अब नए मुस्लिम होंगे। हाँ, अब मैं दिल्ली से बैठे बैठे फरमान जारी करता हूँ, है ना। मैं बोलता हूँ कि अरे वहाँ खेत में बहुत अच्छे फसल हुए हैं, और वहाँ पर 5% जमींदारी के जगह पे 20% ले लो। अब है कि हरिंदर को 20% देना है। किसको देना है? मुझे देना है। रूपी को मुझे देना है 10-20%। तो ये कितना परसेंट वसूलेंगे? 40। इतना ईमानदार लगते हैं कि ये कि 20 के 20% वसूलेंगे। इनके भी तो घर परिवार होगा। इनके घर परिवार होगा, तो सीधी सी बात, घर परिवार भी चलाना है ना। और कौन चाहता कि गरीब बने रहे? नहीं। तो ये प्रक्रिया जो है, एक अंतहीन प्रक्रिया की शुरुआत होती है किसका? शोषण की। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो दूरगामी जमींदार का जो है जनता से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना। अब ये देखिए, हमने अपॉइंट कर दिया किसको? हरिंदर को, रूपी को, ये सबको अपॉइंट किया। अब ये जो है कि ये भी क्या करेंगे? ये भी क्या करेंगे? कहेंगे कि देखो 20% तो हमें मिला है,
तुम 40% जाके वसूल के आओ, है ना। अब वो जो 40% वसूलने जाएगा वो क्या करेगा, वही 5-10% बढ़ा के वसूलेगा। तो ये क्या होगा, जितनी जो है कि आप देखेंगे कि हिरार्की में आते जाएगा, उतनी जो है शोषण की प्रक्रिया लगातार बढ़ती जाएगी। क्लियर है? नहीं है? तो दुर्वासी जमींदार जो है ये क्या कहते हैं, जनता के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक? नुकसानदायक सर। नुकसानदायक है। चलिए एक चीज अब देखेंगे, जैसे कि अभी ये बात हो रहा था रूपी के पापा का, है ना, जो मुखिया जी हैं, है ना, वो क्या है, क्षेत्रीय प्रधान है, क्षेत्रीय प्रधान है। मुखिया देखिए, मुखिया से ही मुख्यमंत्री के जैसे टर्म निकले हैं, ठीक है। तो ये आप देखते हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्र है, कोई क्षेत्र मान लीजिए कि मुर्शिदाबाद, पटना ले लेते हैं, है ना। तो पटना वाले क्षेत्र में जो है कि पहले जो जमींदार होते तो वही मुखिया होते थे। तो चौधरी, मुकद्दम, पटवारी, नाम सुना ये सबका? तो ये सब मान लीजिए हरिंदर है ना। हरिंदर को हरिंदर जो है पुश्तैनी जमींदार समझते हैं, ट्रांसफर होते जाता है एक से दूसरे को। अभी जैसे आपके पापा का प्रॉपर्टी जो है, आपके दादा का प्रॉपर्टी पापा के नाम पे ट्रांसफर होगा, पापा का प्रॉपर्टी जो है आपके नाम पे ट्रांसफर होगा, आपके नाम पे ट्रांसफर होगा, है ना। आपका प्रॉपर्टी जो है आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगा, यही होगा ना। तो आप जब जमींदारी प्रथा जब पुश्तैनी जमींदार हैं, तो पुश्तैनी जमींदार क्या होता है, अपने गांव वालों से के चाचा, ताऊ, भैया, बाबू, यही होता है ना। अब आपके गांव का हेड देखते होंगे या मुखिया देखते होंगे, है ना, तो गांव के ही लोग होते हैं। किसके घर में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, जैसे रूपी के पापा है, तो रूपी के पापा को किस घर का स्थिति कैसा है कैसा नहीं है उनको बेहतर पता है ना। किसकी इनकम कितना है या कितना नहीं है ये भी पता होगा। इवेंट तो है कि आप लोग अपने अपने गाँव में देखते होंगे, अगर गाँव में भाईचारा अच्छे खासे हैं तो किसके घर में कौन सी सब्जी बन रही है, कौन सी सब्जी नहीं बन रही है, ये भी आपको पता होता है नहीं होता है? होता है पता? होता है। किसके घर में लोग बीमार हैं, किसके घर में लोग की शादी करने लायक हैं, ये भी पता होता है। अगर कोई आप पुराने जमींदार हैं तो कि आप गांव वालों की भावनाओं से जुड़े होते हैं, क्योंकि आप उनके ही बीच के लोग हैं, है ना। वो जो है कि आप जब गांव में रहते तो आपकी रिश्तेदारी भी बहुत लंबी चलती है, चाचा, भैया, ताऊ। अगर पूरे गांव में देखेंगे तो कोई ऐसा होता है क्या कि बगल वाले से शादी कर ले? नहीं होता। तो रिश्ते में सभी आपस में रिश्तेदार ही होते हैं, है ना। जो अदर कास्ट के लोग होते हैं वो भी चाचा ताऊ होते हैं, भैया ही होते हैं। होता ही नहीं होता है? तो हमारी ग्रामीण संस्कृति जो है कि क्या है, बहुत ही इमोशनल तौर पर जुड़ी हुई है, अभी भी जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी है। याद कीजिए कि आप लोग जब गांव जाते होंगे तो बेटा एक घर के होंगे, लेकिन सब हर कोई आपको बेटा कह के बुलाता होगा, हर कोई आपको बेटी कह के बुलाता होंगे, या हर कोई आपको भैया बोलता होगा, या हर कोई चाचा बोलता होगा। बोलता है नहीं बोलता है? चलिए, तो ये जो है कि एक ग्रामीण समुदाय जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि से बंधे होते थे, तो उसमें जो है जमींदार जो होते थे वो क्या होते थे, मानवीय पहलू लिए हुए होता था नहीं होता था। अब गांव के जमींदार रहेगा तो क्या होगा, मानवीय पहलू लेकर जुड़ा होगा। मानवीय पहलू लेकर के जुड़ा होगा तो है कि अगर मान लीजिए कि रूपी इस वसूलने जाता है जमींदार, तो रूपी कहती है कि देख चाचा, अभी जो है ना इस साल फसल खराब हो गई है ना, तो अब तू अगले बार ले लिया। अब जमींदार रूपी जमींदार जो है, जमींदार को क्या करना है, फसल लगान जमा करना है। तो वो जो है कि रूपी को कहेगा ठीक है बेटा, तुम जो है अगले साल जमा कर देना, है ना। इस साल जो है हम अपने तरफ से दे देते हैं, या फिर है कि
ये जब तुम दोगे तब हम जमा कर देंगे, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पे है कि दो शहरी जमींदार आ जाए तो गांव के बारे में वो जानता है, नहीं जानता। मैं हूं तो कि बिहार को जानता हूं तो चीजें समझ में आती है ना। लेकिन अभी भी है कि मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ बिहार को, बहुत ही कम जानता हूँ, है ना। वो अब सोचिए कि जो 14-15 साल के मेमोरी में जितना बातें आई थी उतनी मेमोरी में आज है ना। वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, मिट रही है ना। सिचुएशंस क्या होते हैं ये मुझे पता है, लेकिन सिचुएशंस अभी क्या है ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर अगर है कि मुझे जमींदार अपॉइंट कर दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, है ना। मैं बोलूंगा हरिंदर आप जो है अपना लगान दे दीजिए। ये ये जो है कि हरिंदर जो है कि मेरे से अब ज्यादा मिले जुले नहीं है। और इस पे भी है कि एक आता है क्या, सनसेट लॉ लागू होती है। सनसेट लॉ नाम सुना है क्या? फला यस सर, को अस्थाई 5 बजे से, बंदोबस्ती को ही कहते हैं हाँ फला तारीख को 5 बजे तक अगर जमींदारी जो है लागू नहीं, जमा नहीं किए तो क्या होगा, आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी, है ना। मेरे ऊपर दबाव भी है। अब मैं क्यों रुपी का लगान जो है कि अगले साल माफ करूं, या फिर क्यों कहूँ 6 महीने बाद, या फिर फरहा का जो है कि जमींदारी क्यों मैं माफ करूं, क्या या क्यों कहूँ कि 6 महीने बाद दे देना, साल भर बाद दे देना। क्योंकि अब है कि हमें अपनी क्या बचानी है, जमींदारी बचानी है। हम न तो फरहा से इमोशनल अटैच है, न तो है कि ये क्या कहते हैं हरिंदर से, न ही रूपी से है, न परमानंद से है, न हम किसी गांव वाले को जानते हैं। मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तुम घर बेच करके दो, बेटी का शादी रोक कर दो, बीमार लोगों का इलाज रोक करके दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें जो है कि नए जमींदार करेंगे और शोषण की प्रक्रिया जो है यहाँ से अंतहीन हो जाएगा। चाह करके भी जो है कि जमींदार जो है मानवीय पहलू लिए हुए नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। क्योंकि अगर वो मानवीय पहलू लेगा तो फिर है कि जमींदारी की राशि जो है वो कैसे जमा करेगा। क्लियर है सबको, पता सबको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? जी सर। क्लियर है सर। यस सर। चीजें समझ में आई कि हवा हवाई हो गई? नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है। आई सर। चलिए समझ में आ गई तो लिख लीजिए, अब अस्थायी बंदोबस्त लिख लीजिए, लिख लीजिए। सर वो दुर्वासी जमीन वाला सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था सर। इस व्यवस्था कौन से सा? दुर्वासी जमींदार। दुर्वासी तो वही तो बोल रहा हूँ कि अब दुर्वासी का मतलब क्या हुआ, दूर हाँ के वो मैं जमींदार समझ नहीं। गया। तो मैं इस अगर सेंटेंस दूर में का कुछ लिखा। मैं अगर दूर का जमींदार रहूंगा तो मैं कैसे शोषण करूंगा, यही तो समझाने की कोशिश किया रहा था। क्या क्या लिखवाया था? इस व्यवस्था में दुर्वासी जमींदार का दुर्वासी किसानों से संपर्क नहीं था, ये लिखना है हाँ, ना सर। दुर्वासी जमींदारों का जन्म हुआ। लिख लीजिए। ये 72 से लेकर के 77 तक 5 साल जमींदारी वो किया कॉर्नवालिस ने, ये हेस्टिंग्स ने। 72 से 77 तक 5 साल जमींदारी व्यवस्था लागू की। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। 1977 में फिर से सालाना लागू कर दिया इसने, सालाना जमींदारी व्यवस्था लागू हुई। नेक्स्ट लिख लीजिए। राजस्व व्यवस्था को राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए 1786 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हुई।
और यही से एक नया दौर का शुरुआत हुआ। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें अस्थायी बंदोबस्त। इस इसके अंतर्गत समूचे, लिख लीजिए अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% पर, ये पूछा हुआ यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ, यूपीएससी में पूछा हुआ, आरपीएससी में पूछा हुआ, जेपीएससी में पूछा हुआ। रिपीट कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा को शामिल किया गया। यह व्यवस्था कहाँ लागू की गई, लिख लीजिए अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये महत्वपूर्ण है, बीबीआई ये पूछा हुआ है बीपीएससी। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया, में लागू किया गया। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लागू तो किया है ना, और ये आपने देखा कि ये प्रयोग के दौर से चल रहा था, हिट एंड ट्रायल चल रहा था, है ना। 65 से लेकर के 72 तक चला, 72 से लेकर करके जो है 77 तक जो है पंचवर्षीय जो है कि जमींदारी व्यवस्था लागू की गई। फिर 1 वर्षीय लागू कर दिया, फिर 2 वर्षीय भी लागू करके देखा, फिर ट्रायल ये चल ही रहे थे। लेकिन जमींदारों एक व्यवस्था जो है किसको दिया जाए, भूमि का मालिक जो है किसको घोषित किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में कि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारी का दायित्व किसको दिया गया, जनता को, जमींदारों को, है ना। ऐसा करके जो है ऑप्शन होगा, आप देखिए 48वीं से 52वीं का जो क्वेश्चन है उसमें जाकर के देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे लिख लेते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। 1786 में गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, और इसी ने लगान व्यवस्था को अस्थायी कर दिया, अस्थायी किया। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। लगान व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जमींदारी को संग्रहकर्ता माना जाए या भूमि का स्वामी, भूमि का स्वामी, यानी कि भूमि का स्वामी किसको कहा जाए, क्या किसानों को कहा जाए या जमींदारों को, किसानों को कहा जाए या जमींदारों को। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस व्यवस्था पर, इस विषय पर जॉन सोर तथा जेम्स ग्रांट, ये दोनों नायक हैं भू राजस्व व्यवस्था के। जॉन सोर तथा जेम्स ग्रांट के विचार एक दूसरे के विरोधी थे, एक दूसरे के विरोधी थे। जॉन सोर, ये पूछा हुआ है विपेश में, जॉन सोर जमींदारों को भूमि का स्वामी मानता था और उसके अनुसार
वे ही लगान देने के वास्तविक अधिकारी थे। नेक्स्ट लिखिए, जबकि जेम्स ग्रांट का यह विचार था कि समस्त भूमि किसकी है? सरकार की है। समस्त भूमि सरकार की है। तथा जमींदार मात्र कर संग्रह करता है, अधिकारी नहीं। सरकार जब चाहे तब जमींदारों को हटा सकती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जॉन सोर के विचारों से सहमत था। जॉन सोर के क्या विचार थे? जमींदारों को स्वामी मांग, भूस्वामी हाँ, मांग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना बीपीएससी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस किससे? जॉन सोर के विचार से सहमत थे। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। और जमींदारों को ही इसने क्या बना? स्वामी बना दिया। ठीक है, भूमि का स्वामी बना दिया। नेक्स्ट लिख लीजिए। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दस वर्षीय लगान व्यवस्था को लागू किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। और यह घोषणा किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इसे स्वीकृति मिलने के बाद क्या कर दी जाएगी? अस्थायी घोषित कर दी जाएगी। अस्थायी कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसके मेरिट भी है और डिमेरिट भी है। अच्छा, ये व्यवस्था क्यों लागू किया गया? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये मेंस में है कि आपको इनका क्वेश्चन है, क्यों किया गया था? अंग्रेज कर राजस्व के दायित्व वसूल करने के दायित्व से बचना चाहते थे सर, दूसरी, और हंगामा से बचना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमको कर राजस्व आसानी से हो जाए और हमको किसी विद्रोह का सामना भी न करना पड़े। साथ ही साथ है कि एक आर.एल. शुक्ला की बुक आप पढ़ेंगे है ना, तो उसमें उसका उद्देश्य भी है, इसका बेहतर उद्देश्य से लाया गया था कि लगान जो है कि समय पर दें, और साथ ही साथ जो कृषि की उत्पादकता बढ़े, जो गैर कृषि क्षेत्र है उसको कृषि क्षेत्रों में भी बदला जाए, है ना, किसानों की आय में वृद्धि हो। लेकिन आय में तब तो वृद्धि होगी जब जमींदार जो है कि ये सबसे अच्छी बात है तब तो होगी जब जमींदार जो है अनुकूल होंगे जनता के। वो कब से अनुकूल होने लगे? ठीक है, तो ये क्रिटिसाइज के जो है पॉइंट है वो सब हम मेंस में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ टू द पॉइंट लिख लीजिए। लिख लीजिए, भू राजस्व की यही व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्ती, अस्थायी बंदोबस्ती या जमींदारी बंदोबस्त कहलाया। आगे 10 सालों में क्या कर दिया गया? इसे परमानेंट कर दिया गया। ये परमानेंट कभी कब होता है? 1793 में ही। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 को भू राजस्व व्यवस्था को अस्थायी बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदारों के अधिकार अस्थायी हो गए। अस्थायी हो गए। वे नियमित लगान वसूल सकते थे। लगान की दर हमेशा के लिए निर्धारित कर दिया गया। जो प्रति वर्ष जमींदारों को जमा करना पड़ता था। इस व्यवस्था में लगान की दर 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदार को निश्चित किया गया था। जमींदार को निश्चित किया गया था। सर रेशियो फिर से बोल देंगे एक बार। 1/10/11 भाग सरकार को जमा करना होता था और 1/11 भाग जमींदार को सुनिश्चित किया गया था। अब मान लीजिए कि अंशु है। अंशु ने है कि पटना से जमींदारी वसूली 100 रुपया वसूला, तो अंशु को कितना मिलेगा? 100 रुपया वसूली, तो इसको जमींदारी कितना मिलेगी? 10/11 भाग कहाँ जमा कर दी? 10% है सर ना? हाँ 10% मिल गया। चलिए अब ये 10%, अब लगता है कि 10 रुपए में खुश होगी लड़की, हाँ? या हरिंदर 10 रुपए में खुश होंगे? जितना अधिक जमींदारी वसूलो उतना अधिक मुनाफा कमाओ। लूप होल्ड था इसका? नहीं था। जी सर। जी सर। अब इसमें क्या होना चाहिए था? एक मुश्त राशि तय कर दिया जाना चाहिए था। जमींदारी का लगान का दर इसमें कहाँ ये निर्धारित हुआ सर? इसमें तो केवल हिस्सा निर्धारित हुआ ना। तो वही चीज बोल रहा हूँ ना, हिस्सा निर्धारित, ये तो गलत था ना। यस सर। हाँ यही तो गलत था। होना यस, नहीं चाहिए लगान था ये। है सर। अब कोई भी जाएगा इस पोस्ट पे तो क्या कहेगा? ज्यादा से ज्यादा वसूल करो ताकि ज्यादा हिस्सा मिल जाए, है ना? ज्यादा पैसा है। यस सर। चलिए तो ये लूप होल्ड दिख रहा है यहाँ पे सबको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। जमींदार इसमें ज्यादा खुश होंगे क्योंकि उसका भूमि पर स्वामित्व कर लिया गया। लिख लीजिए। जमींदारों को इस व्यवस्था में सर्वाधिक फायदा हुआ क्योंकि भूमि का स्वामी जमींदारों को घोषित किया गया था। सत्रह सौ 94 में एक नया कानून घोषित किया गया जिसे सूर्यास्त कानून कहा गया। कौन सा कानून? सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून कहा गया।
इस कानून के तहत पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक यदि जमींदार कंपनी को या सरकार को लगान नहीं देता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी, उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ा क्या था, अंकुश था किस पे, जमींदारों पे। और यही जो है कि इसका अमानवीय पक्ष भी था, है ना। मान लीजिए कि पूजा के खेत में फसल नहीं हुआ, पूजा को जो है कि ये बीमारी से भी लड़ना है, बच्चों को परवरिश भी करना है, परिवार को देखभाल भी करना है ना। और खेत वर्षा हुआ नहीं, अकाल पड़ गए, तो पूजा क्या करेगी, लगान कहाँ से देगी। तो इससे होगा क्या कि जो किसान है वो किसान के खेत क्या कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे, है ना। या फिर है कि पूजा क्या करेगी, कहीं से लेके आ जाएगी तो उधार, है ना, एक साल उधार लेके आएगी, दूसरे साल उधार लेके आएगी। वहां पे है कि ये जो महाजन है जो देंगे इनको ब्याज पे देंगे पैसा, तो वो क्या करेंगे, इनके खेत वसूल लेंगे, खेत छीन लेंगे इनसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। नहीं दिया तो जमींदारी समाप्त हो जाएगी, लिख लीजिए। भू राजस्व 3,75,00,000 रुपए वार्षिक निर्धारित किया गया, 3,75,00,000 वार्षिक निर्धारित किया गया। जबकि किसानों से जमींदारी लगभग जमींदार लगभग कितने वसूलते थे, 13 करोड़ रुपए, 13 करोड़ रुपए। 10 करोड़ कहाँ लेके चले गए। लिख लीजिए। इससे किसानों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होते गए। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या कहते हैं उसको, कौन सा दुष्प्रभाव है ना, अस्थायी बंदोबस्त के दुष्प्रभाव लिख लीजिए। किसानों की स्थिति दिन पर दिन बदतर होते गए। दूसरा लिख लीजिए, उप जमींदारी प्रणाली का आगमन हुआ। ऊपर से नीचे की ओर जमींदारी व्यवस्था का विकास हुआ। ऊपर से नीचे की ओर जमींदारी व्यवस्था का विकास हुआ, टॉप टू बॉटम। अभी इसको समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। ये क्षेत्र कहाँ कहाँ लागू किए गए थे, एक बार फिर से रिपीट कीजिए तो। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, गाजीपुर, है ना। गाजीपुर भी उसमें जोड़ लीजिएगा। गाजीपुर कर्नाटक के क्षेत्र में था। हाँ, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में। लिख लीजिए। अब यहाँ पे है कि बहुत सारी बातें कर दिया मैंने। अब देखिए उपसमंत्री मैं आपको बता देता हूँ और इसके बाद है कि हम लोग इस पे आ जाएंगे। उपसमंत्रीकरण क्या है। मैंने जमींदारी लिया, दिल्ली में बैठ करके बिहार की जमींदारी ले लिया। अब मैं है कि जब आपको लगता है कि मैं जाकर दिल्ली बिहार में गांव में जाकर के मैं जमींदारी वसूल करूंगा, नहीं करूंगा, है ना।
इसके लिए मैं अपना ये जो है कि हेड जो है नियुक्त कर दिया किसको, हरेंद्र को। हमने कहा कि देखो वो जो है हमें 3,75,000 हमने लगाए हैं, है ना। अब जो है कि तुम्हें जो वसूल करके लाना है 3,75,000 तो वसूल करना ही है ना। इसके अलावा 10 करोड़ रुपया और चाहिए। हरेंद्र बोले कि हो जाएगा सर। अब हरेंद्र जो है अब जाएंगे तो इतना बड़ा क्षेत्र को संभालेंगे कैसे। ये कहेंगे कि ठीक है, इस क्षेत्र का जमींदारी जो है ये क्या कहते हैं टैक्स वसूलने का रूपी को आरा का रूपी को देते हैं, पटना का जो है रिम्पी को देते हैं, ये चंदा को दे देते हैं, अरविंद को दे देते हैं, दीपाली को अपॉइंट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं किसको जान रहा हूँ, हरेंद्र को। अब मुझे थोड़े पता है कि रूपी भी वसूल कर रही है या कौन वसूल कर रहा है, मैं तो केवल हरेंद्र को जानता हूँ। और हरेंद्र जो है कि वो बॉस किसके हैं, आप सभी के, है ना, आप सभी के बॉस हैं। अब है कि आप पटना इतना बड़ा जिला है, मान लीजिए कि रूपी को अगर दिया गया तो रूपी क्या करेगी, वो पटना में इतना अकेले घूमेगी, ये भी अपॉइंट कर देगी। तो यही जो है आपका ऊपर से नीचे यानी कि ये टॉप टू बॉटम उप समांतिकरण हो गया, है ना। हमारा संबंध के रूप में नियुक्त हुए हरेंद्र के संबंध के रूप में रूपी के संबंध के रूप में अदर लोग। क्लियर है? जी सर। चलिए आगे कर लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी जो है कि किसकी देन है, कर्नल रीड और मुनरो की। उसमें किसकी देन देखा आपने, जॉनसुर की देन है ना। अगर पूछे तो आप जॉनसुर लगाओगे, अस्थायी बंदोबस्त से जुड़े हैं जॉनसुर। क्लियर है? यहाँ पे कर्नल रीड है और कौन है, टॉमस मुनरो, है ना, टॉमस कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। हाँ लिख लीजिए। वहां बंदोबस्त किसके साथ देखा था, जमींदारों के साथ। यहाँ पे बंदोबस्त किसके साथ होगा, रैयतों के साथ। रैयत का मतलब कौन, किसान से। हाँ, जिनके अपनी जमीन हो। किसान के यहाँ पर किसानों से व्यक्तिगत रूप से सर। हाँ, यहाँ पर भूमि का मालिक कौन, किसान। यहाँ भूमि का मालिक किसान है, ठीक है। यहाँ भूमि का मालिक किसान, क्लियर है। वहाँ जमींदार। यहाँ जो है कि सीधे किससे पाला पड़ेगा, अंग्रेजों का, किसानों से। ये देखिए ये व्यवस्था जो है कि ये आपका अस्थायी बंदोबस्त से थोड़ा सा अच्छा होगा। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना समझा दिया उतना पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं सर, काफी अच्छे से समझ में भी आया। ये फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉपियों में, तो केवल आपको केवल ऐसे ही जा रहा है ना। वो चूंकि अगर नोट नहीं करवाऊंगा तो आप बोलो कि सर है कि कुछ लिखवाया ही नहीं, तो इसलिए आपको केवल उसमें लिखवा दिया। अब देखिए रैयतवाड़ी में क्या है, मालिक कौन, इस पे आप क्या जवाब देंगे, किसान। भूमि के मालिक कौन, किसान सर। किसान है, किसान। अब बताइए कि ये व्यवस्था जो है अस्थायी बंदोबस्त से बेहतर होगा या नहीं होगा? बेहतर होगा जी बेहतर होगा सर, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इसमें बिचौलिए नहीं होंगे। बिचौलिए नहीं होंगे, है ना। जमींदार क्या थे, बिचौलिए थे, और बिचौलिए के बिचौलिए भी वहां पे पैदा हो गए थे, है ना। शोषण की एकांत प्रक्रिया वहां पे थी,
यस सर। शोषण की वहां एक अंतहीन प्रक्रिया थी। और ऊपर में देखिए, नीचे में जनता थी, ऊपर में कौन था? ब्रिटिश। नीचे में आपका जमींदार, अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार, जमींदार के नीचे भी आप उप जमींदारी देखा था, है ना, उप जमींदार। और उप जमींदार के नीचे भी यह कि चट्टे पट्टे होंगे, है ना। और उसके बाद जो है कौन आते हैं? किसान। तो ये जो है कि डिमेरिट दिखता है किसमें? अस्थायी बंदोबस्त में। अस्थायी बंदोबस्त में सबसे टॉप पे ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद जमींदार, जमींदार के बाद उप जमींदार, है ना, ऐसे। तो शोषण की एक अंतहीन प्रक्रिया शुरू हो गई ना। चलिए, यहाँ पे इस रैयतवाड़ी जो है, डायरेक्ट संपर्क किससे है? किसानों से। वहां भी डायरेक्ट संपर्क किसानों से होना चाहिए था, लेकिन वहां भूमि का मालिक जो है किसानों को माना ही नहीं गया, है ना। तो किसान एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे थे, और ऊपर से उनसे टैक्स भी लिए जा रहे थे, तो वो दिक्कत थी। यहाँ पे जो है रैयतवाड़ी में जो है कि क्या है, एक डायरेक्ट जो है कि भूमि का मालिक किसान है, और किसान से जो है कौन संपर्क करेगा? कंपनी। लगान डायरेक्ट कहाँ जा रही है रैयतवाड़ी में? कंपनी के पास। किससे डायरेक्ट लगान जा रही है? किसानों से। किसानों से। किसानों से डायरेक्ट लगान जा रही है। इसमें है कि गुंजाइश तो है, शोषण की गुंजाइश तो है, लेकिन जमींदारी व्यवस्था से बहुत ही कम गुंजाइश है। क्लियर है? शोषण कम होगा इसमें से, हाँ, शोषण कम हो जाएगा जमींदारी प्रथा से दूसरी हट जाने से। चीजें देखिए, देखिए दोनों में अंतर क्या है। जो आपका अस्थाई बंदोबस्त है ना, अस्थाई बंदोबस्त में एक जो है कि उसके लिए टैक्स वसूलने के लिए लंबा चौड़ा जो है उसके लिए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ स्टाफ की जरूरत है नहीं। डायरेक्ट है कि गवर्नर जो है जाएगा और वसूल के आ जाएगा। डायरेक्ट जो है कि उसके सिपाही जाएंगे और वसूल के आ जाएंगे। बहुत ज्यादा कर्मचारी की जरूरत नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी? होगी? नहीं सर। नहीं होगी। इसमें सर डायरेक्ट किसान जाके मतलब जमा कर सकते थे। डायरेक्ट किसान जाकर जमा कर सकते थे, और वो अपनी बातें रख सकते थे वहां पे, ठीक है। सुना जा सकता था, अनसुना किया जा सकता था। चलिए ठीक है। तो अंतर समझ में आई रैयतवाड़ी और ये क्या कहते हैं अस्थायी बंदोबस्त में? यस सर। इस लिख लीजिए, इस व्यवस्था में बिचौलिए का अभाव होता है, अभाव होगा, क्योंकि किसान डायरेक्ट लगान किसे देंगे? कंपनी। लिख लीजिए, अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली का भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई यह दूसरी व्यवस्था थी, जिसका जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड था। नेक्स्ट लिख लीजिए, यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 में कैप्टन रीड के प्रयास से तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया। बारामहल जिले में लागू किया गया। बारामहल जिले में लागू किया गया। बारामहल जिले में लागू किया गया।
कैप्टन रीड, एक एक और लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। कैप्टन रीड और जॉन सोर कर रहे हैं टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो टॉमस मुनरो दोनों ने ही किसानों को भूमि का स्वामी माना, भूमि का स्वामी माना। अगर पूछेगा किस व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसानों को माना गया है, तो वो रैयतवाड़ी। क्लियर है? जी सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां कहां लागू किया गया? बम्बई, मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, आसाम और कर्नाटक के कुर्ग जिले में। कुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू की गई। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल थे, 51% हिस्सा शामिल था। वहां पे कितना था? 19%। 19%। है ना? तो ये बड़े विशाल क्षेत्रों में लागू की गई। और इसका मेन आधार क्या रहा? दक्षिण भारत मेन आधार रहा। आगे बढ़िए, बढ़ जाइए आगे, लिख लीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक और कब्जाधारी का अधिकार दिया गया, कब्जाधारी का अधिकार दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। लिख लीजिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि उपज का, ये ज्यादा था, है ना, भूमि उपज का 53% से 33% तक लगान के रूप में कर देना होता था। ये ज्यादा है ना? उसमें जो है कि कितना था, उसमें अलग ही सिस्टम था, है ना? 10/11 और 1/11। हाँ, तो वहां पे लगान फिक्स होते थे, है ना? यहाँ पे जितना उपज होता है उसका फिक्स है। अच्छा, ये बताइए, ये फिर भी अच्छा है या खराब है इससे?
इसमें फिर भी एक उससे limitation अभी है भी ना, बेटर अभी भी बेहतर है हो जाएगा सर। ना। लेकिन है कि दर जो तय है वो आपका 50 से कितना है, 50 से 33 से 50, 53 से 35%। 55 से 33% तक है ना, 55 से 33% तक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। लेकिन इसमें तो एक फिक्स है ना कि जितना उपज होगा उतना ही का लेना है, उससे ज्यादा का नहीं लेना है ना। फिर भी मच बेटर है अस्थायी बंदोबस्त से, है ना। चीजें समझ में आ रही है। संध्या है, भाग गई, लेट हो गई क्या? जी सर। अच्छा, नहीं है। क्लियर समझ में आ रही है। जी सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इस व्यवस्था का कुछ लाभ भी है, लिख लीजिए। व्यवस्था के लाभ क्या लिखेंगे बताइए आप लोग अपने अपने हिसाब से। बिचौलियों की किसानों का समाप्ति। शोषण कम होगा सर। लिख लीजिए। इस व्यवस्था प्रभाव में ही लिख लेते ना, उसका लाभ हानि एक ही साथ कर लेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव लिखिए। इस व्यवस्था में बिचौलिए समाप्त हो गए। बिचौलिया मतलब जमींदार और उसके चट्टे बट्टे। किसानों का शोषण पहले से ज्यादा या कम हुए? कम। ज्यादा हो जाएगा सर। ज्यादा हो जाएगा। क्यों? यहाँ तो लगान की दर, यहाँ तो उपज पर ले रहा है ना। लगान की दर ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी। लगान की दर ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन लगान तो फिक्स है, और तो फिक्स ही नहीं था सर। यहाँ सर वो आगे जो देखिए, मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ मैं सुन रहा हूँ। सर वो जो मतलब अस्थाई बंदोबस्ती में था ना, तो वो 1/10 भाग या 11वां भाग जो था वो जमींदारों को अंग्रेज को देना था। उसमें फिक्स नहीं था कि इतना % आपको देना है। मगर ये जो कह रहा है कि 1/10 या 11 भाग जो है वो जमींदार का फिक्स था कि जमींदार जो वसूल के किसानों से अंग्रेजों को देते थे, और हाँ अंग्रेजों को देते थे, 1/10 भाग अपने पास रखते थे। तो यहाँ वहाँ पे तो फिक्स नहीं था ना कि कितना वसूलना है। नहीं सर, वहाँ फिक्स नहीं था, मगर यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि 33 से 53% जो है वो फिक्स कर दिया गया था। फिक्स है ना। जितना उपज होगा उसके 33 से ये आपके 55% तक आपके फिक्स है, तो ये तो बेहतर है ना। कम से कम डायरेक्ट किसानों को खुद जमा करना पड़ता है। डायरेक्ट किसानों को देना है ना, कि हमारे इतना उपज हुआ है साहब, इतना लगान हुआ, इतना ले लो हमसे, है ना। ये तो मच बेटर है। सर इस व्यवस्था में जब अकाल पड़े या बाढ़ आई, कोई प्राकृतिक आपदा के वक्त में जब किसानों ने पैदावारी नहीं की, उस समय उन्हें अपनी जमीनें जिसका इस व्यवस्था में ये दोनों जगह हाँ, जिसका उन्हें भूमि स्वामित्व प्राप्त हुआ था, उन्हें बिचौलियों को फिर देना पड़ा। हाँ, जो अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ी, जो इसका डीमेरिट है जिसका डीमेरिट है, जो सबसे बड़ा डीमेरिट था इसका। बिल्कुल। ये व्यवस्था आने वाले समय में इसने ही इम्पैक्ट डाला। हाँ, ये व्यवस्था वहां भी लागू है ना। ये चीज, ये डिमेरिट वहां भी दिखती है, तो वो डिमेरिट आ जाएगा, ठीक है। बिचौलियों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ। उसमें बिचौलिया इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे, है ना। हाँ, लेकिन इस व्यवस्था में बिचौलिए इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व हुए। हाँ, वहां पे डायरेक्ट वे में थे स्थायी बंदोबस्ती में, हाँ, कि उनके पास ये था, भूमि स्वामित्व था। बिल्कुल। लेकिन रैयतवाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुई कि ना होते हुए लगान की दर कंपनी ने जमींदारों से टाई अप करके बाद में लगान की दर को हायर अप लिया, और जिसकी वजह से किसान जब उसको नहीं पे कर पाते थे तो एट लास्ट घुमा फिरा के वो इनडायरेक्ट वे में जमींदारों के पास जमीन पहुंच जाती थी। हाँ, ये चीजें जो है कि इसका डिमेरिट है, ठीक है। हम मेरिट की केवल पहले बात कर रहे थे कि क्या मेरिट है ना। और कोई मेरिट दिखता है इसमें? और कोई मेरिट है? नहीं। डिमेरिट क्या होगा? एक और मेरिट है ना,
ये वाला लिख चुके हैं आप लोग कि ये क्या कहते हैं, लगान वसूलने में जो है कंपनी को आसानी हुई, लिख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे लगान वसूलने वाले कर्मचारी की नियुक्ति कम करनी पड़ी, कम खर्चीला है इस्तेमालदारी, रैयतवाड़ी जमींदारी से है नहीं है। कंपनी के लिए भी बेनिफिट दिख रहा है। यस सर। चलिए, और क्या बेनिफिट दिख रहा है? और कुछ बेनिफिट है? सर कंपनी को एक और फायदा हुआ था सर, बिहार बंगाल वाले एरिया में उनको पता नहीं चलता था कि एग्जैक्ट कितना लगान वसूला जा रहा है। हाँ, और यहाँ सारे में था। हाँ, लिख लीजिए। कंपनी को वास्तविक लगान प्राप्त हुआ, जो अन्य क्षेत्रों में भी फिर से लागू कर देगा। अन्य क्षेत्रों से भी एक्सपेक्टेशन वही रहेगा। जमींदारों की जो है कि बलि चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी अस्थायी बंदोबस्त में। जी सर। चीजें क्लियर हो रहा है संध्या? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमेरिट कर लीजिए, जो भी आप लोग को करना है। ये छोड़ दूं डिमेरिट को, लिखवाना जरूरी नहीं है। आपसे केवल यही पूछेगा कि उसके जनक कौन थे और लगान कौन वसूला। तो डिमेरिट अपने हिसाब से लिख लोगे, थोड़ा जगह छोड़ दो। महालवाड़ी इसे करा दूं? 7 बज गया सर। अच्छा, आप लोग का क्लास भी है ना, तो कल महालवाड़ी करते हैं। हिस्ट्री कुछ अच्छा समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। क्लियर हो रहा है सर? इतना समझ में आता है सर। जिन लोगों ने ऑप्शनल हिस्ट्री रखा है उनके लिए बेहतर है सर। जी सर। और आप इतने अच्छे से एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं तो और भी अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, बोल तो रहा हूँ कि ये उस समय मैं 21 साल का था और गया था पढ़ने के लिए ध्येय में, कॉलेज गोइंग बॉय था। वहाँ पे पढ़ा रहे थे लोग, तो ऊपर लोगों को निकल रहा था। हाथ खड़ा करवाया, किसको समझ में आया? कोई बच्चा हाथ खड़ा नहीं किया, मैं हाथ खड़ा किए हुए था। तो मेरे को कहते हैं कि आपको समझ में आ गया अच्छे से? हम कहे हाँ सर। अच्छा बताइए क्या क्या बताया, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए थे इसको बहुत अच्छी तरह से। तो हमने समझाया। उसके बाद नेक्स्ट डे कहा कि ठीक है, बाकी बच्चों की समझाने की जिम्मेदारी आपको है। तो ये चीज बेहतर है। और ये देखिए, ये रटने वाली चीजें कुछ है नहीं इसमें, है रटने वाली चीजें कुछ भी नहीं सर। और दूसरी चीज है कि आपको अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भी समझ में आएगी। जब ये सब सारी चीजें समझ जाओगे तो उधर है कि कृषि का वाणिज्यीकरण और व्यवसायीकरण, ये ग्रामीण भारत, ये तमाम चीजें जो है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी चलिए बताइए कि किसकी स्थिति सबसे खराब है आप लोगों में मार्किंग के मामले में?